Good morning, students. In our last class, we have discussed about the genes, right? The characters that are being inherited from our parents to us are basically due to the genes only, right? That we have discussed already. Now, today, we are going to start with this paragraph which states that the nucleus of a bacterial cell is not well organized like the cells of multicellular organisms. ओके जो बैक्टीरिया के सेल का न्यूक्लियस होता है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता है एज कंपेयर टू अदर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के सेल के न्यूक्लियस के राइट मतलब जो दूसरे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें न्यूक्लियस वेल अरेंज्ड होता है बट बैक्टीरिया के सेल में ऐसा नहीं होता है. देयर इज़ नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. क्यों ऐसा? क्योंकि उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है और जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं होगी तो वो सेल ऑब्वियसली ऑर्गेनाइज्ड नहीं हो सकता है, राइट. द सेल हैविंग न्यूक्लियर मटेरियल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर टर्म्ड एज प्रोकैरियोटिक सेल. ऐसे सेल्स जिसमें न्यूक्लियस के अराउंड उनको कवर करने वाली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, ऐसे सेल्स को हम क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स. द ऑर्गेनिजम्स विद दीज काइंड्स ऑफ सेल्स आर प्रोकैरियोट्स. ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसमें इस तरह के सेल पाए जाते हैं उनको हम बोलते हैं प्रोकैरियोट्स. प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव मतलब पुराना और कैरियोन मतलब न्यूक्लियस. तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसमें न्यूक्लियस पुराना हो प्रिमिटिव हो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं प्रोकैरियोट्स. इसका एग्जांपल हो जाएंगे बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन अलगी. ठीक है, जो बैक्टीरियाज होते हैं और जो ब्लू ग्रीन अलगीज होती हैं उनमें दैट आर द बेसिकली द प्रोकैरियोट्स. क्यों? उनमें जो न्यूक्लियस होता है दैट इज ब्रेक्ड आउट द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. इट मीन्स that the nucleus in these kind of cells are primitive. The cells like onion cells and cheek cells having well organized nucleus with a nuclear membrane are designated as eukaryotic cells. ऐसे सेल्स जिसमें एक वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और जिनमें न्यूक्लियस के अराउंड एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ऐसे सेल्स को हम बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल्स. प्रोकैरियोटिक सेल्स जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है और यूकैरियोटिक सेल जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है. ऐसे न्यूक्लियस जो वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं दैट आर कॉल्ड एज यूकैरियोटिक cells. All the organisms other than bacteria and blue-green algae are called eukaryotes. यू का मतलब होता है ट्रू और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस. ओके, सो ब्लू ग्रीन अलगी और बैक्टीरियाज को छोड़कर जितने भी दूसरे ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सब कैसे होते हैं? यूकैरियोट्स. मतलब उनमें जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है? वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है और उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है. यू शब्द का मतलब होता है ट्रू और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस. ओके, सो प्रोकैरियोटिक्स जिसमें प्रोकैरियोट्स का मतलब जिसमें न्यूक्लियस वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं हो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं हो, दैट आर कॉल्ड एज यूकैरियोट्स. एंड ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो और जो जिनका न्यूक्लियस वेल ऑर्गेनाइज्ड हो उनको हम बोलते हैं यूकैरियोट्स और यूकैरियोटिक cells. Okay, now while observing the onion cells under a microscope, did you notice any blank looking structure in the cytoplasm? It is called vacuoles. ठीक है, अगर हम अनियन सेल्स को एक माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करें तो हम देखेंगे कि सेल का कुछ पार्ट जो होता है वो क्या होता है? एम्प्टी होता है, मतलब वहाँ पे ब्लैंक होता है. ठीक है, और वो जो ब्लैंक पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वैक्यूल. ओके, तो सेल का वो पार्ट जो ब्लैंक होता है, एम्प्टी होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? वैक्यूल. इट कुड बी सिंगल और बिग एज इन अनियन सेल. ये
सिंगल भी हो सकता है या बहुत बड़ा भी हो सकता है, और अनियन सेल में कैसा होता है, ये बहुत बड़ा होता है। चीक सेल्स हैव स्मॉलर वैक्यूल्स, चीक सेल्स के जो वैक्यूल्स होते हैं वो छोटे होते हैं, और अनियन सेल का जो वैक्यूल है वो बड़ा होता है। लार्ज वैक्यूल्स आर कॉमन इन प्लांट सेल्स, वैक्यूल्स इन एनिमल सेल्स आर मच स्मॉलर। ठीक है, एनिमल सेल्स में जो वैक्यूल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, और प्लांट सेल में जो वैक्यूल्स होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं। तो प्लांट सेल के वैक्यूल्स बड़े और एनिमल सेल के वैक्यूल्स कंपैरेटिवली छोटे होते हैं। एंड वैक्यूल्स आर व्हाट? वैक्यूल्स आर नथिंग बट द वैकेंट स्पेसेस इन द cells is called as vacuoles. You might have noticed several small colored bodies in the cytoplasm of the cell. Tradescantia leaf, they have scattered in cytoplasm of the leaf cell, they are called plastids. Okay, अगर हम एक यहाँ पे जो नाम दिया है ट्रेडेसेंटिया लीफ को अगर हम माइक्रोस्कोप के अंडर देखें, ऑब्जर्व करें, तो हमको उसमें एक कलर्ड पार्ट भी दिखेगा। ठीक है, जब हम उसके सेल्स को देखेंगे तो लीव्स होती हैं वो जनरली ग्रीन कलर की होती हैं, लेकिन हमको उसमें कलर्ड पार्ट भी दिखता है, एंड दैट कलर्ड पार्ट इज कॉल्ड एज प्लास्टिड्स. ओके, दे आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, और ये जो प्लास्टिड्स होते हैं वो अलग अलग कलर्स के होते हैं. Some of them contain green pigment called chlorophyll, और इसमें से कुछ जो होते हैं उनमें ग्रीन कलर का पिगमेंट फिल होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज क्लोरोफिल. आपको पता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो हमको ग्रीन कलर के क्यों दिखते हैं? वो हमको ग्रीन कलर के इसी पिगमेंट के कारण दिखते हैं, दैट इज़ क्लोरोफिल के कारण दिखते हैं, राइट? ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड्स आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, और ये जो ग्रीन कलर के प्लास्टिड्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट. दे प्रोवाइड ग्रीन कलर टू द लीव्स, है ना, जो पत्तियां होती हैं वो हमको ग्रीन कलर की किस कारण दिखती है? क्लोरोप्लास्ट के कारण या क्लोरोफिल के कारण. यू मे रिकॉल दैट द क्लोरोफिल इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ लीव्स इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, और हमको पता है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए ये जो क्लोरोफिल होता है ये बहुत ज़रूरी होता है, और अगर प्लांट्स में क्लोरोफिल नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस भी नहीं होगी और प्लांट्स अपना फूड नहीं बना पाएंगे. ओके, सो प्लांट्स अपना फूड बना पाते हैं ड्यू टू दिस क्लोरोफिल ओनली. नाउ कंपैरिजन ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल्स. अगर हम प्लांट सेल और एनिमल सेल को कंपेयर करें, उन दोनों की कंपैरेटिव स्टडी करें, तो हम देखेंगे कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में बहुत सी चीज़ें सिमिलर होती हैं और बहुत सी चीज़ें कुछ अलग अलग डिफरेंट भी होती हैं. तो व्हाट आर द similarities and what are the differences between the plant cell and the animal cell that we are going to see now. Okay, if you recall activities 8.3 and 8.4, you should be able to compare plant and animal cells. Observe the plant and animal cells carefully in figure 8.7 A and B. यहाँ पर इस फिगर में हमको प्लांट सेल और एनिमल सेल दिया हुआ है. This is the animal cell and this one is the plant cell. Okay, let us tabulate the similarities and distinguishing features of the plant cell and animal cell. और यहाँ पर आपको एक टेबल भी दे रखी है. इस टेबल में हमको प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या क्या डिफरेंसेस हैं ये हमको लिखने हैं. ओके, only a few features are mentioned. You may add more in the table 8.1. और हम इसमें और भी सारे फीचर्स ऐड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली. ओके, तो सबसे पहले हम फिगर को स्टडी करते हैं. यहाँ पर आपको ये दिया हुआ है एनिमल सेल. ओके, ये जो बी वाला है दैट इज़ एनिमल सेल एंड ए वाला इज़ प्लांट सेल. तो सबसे पहले हम एनिमल सेल को बारे में समझते हैं. एनिमल सेल की ये जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, ठीक है, जो सबसे बाहर वाला पार्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन, राइट. फिर हमने पढ़ा था कि हर सेल में सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस. तो यहाँ ये जो सेंटर में हमको आपको दिख रहा है दैट इज़ नथिंग बट न्यूक्लियस, राइट. उसके बाद हमने पढ़ा था
कि पूरे सेल में एक लिक्विड फिल्ड अप होता है और ये जो येलो कलर का आपको पूरा दिख रहा है दैट इज़ नथिंग बट दैट लिक्विड ओनली, और वो जो लिक्विड है उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म, राइट। तो हमने पढ़ लिया सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। अब अभी हमने जस्ट पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि सेल के अंदर कुछ एम्प्टी प्लेसेस होती हैं, है ना, कुछ खाली जगह होती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, वैक्यूल्स। तो ये जो आपको खाली जगह दिख रही है वाइट कलर की जिसमें साइटोप्लाज्म फिल नहीं है उसको हम क्या बोलेंगे, वैक्यूल, राइट। सो सेल मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट पार्ट, सेंटर में आ गया न्यूक्लियस, एम्प्टी प्लेस हो गई वैक्यूल, और जो येलो कलर का हमको फिल्ड दिख रहा है जेली जैसा स्ट्रक्चर दैट इज साइटोप्लाज्म, राइट। ये तो हो गया एनिमल सेल। अब हम बात करते हैं प्लांट सेल की। ओके, सो फिगर ए इज शोइंग द प्लांट सेल टू अस। यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, इसको उन्होंने मैग्नीफाइन करके यहाँ पे दिखाया है। तो ये जो बाहर वाली लेयर है आप देख सकते हो प्लांट सेल में दो लेयर्स हैं, एक अंदर वाली लेयर दिस वन और एक बाहर वाली लेयर, राइट। सो ये जो बाहर वाली लेयर है वो क्या होती है, सेल वॉल। हमने पढ़ा था कि प्लांट सेल चूंकि अपने आप को खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उनके ऊपर एक और लेयर होती है उनके सेल्स के ऊपर जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल, ठीक है। तो जो बड़ी वाली लेयर है वो हो गई हमारी सेल वॉल और जो अंदर वाली लेयर है वो हो गई सेल मेम्ब्रेन, राइट। सो ये बड़ी वाली बाहर वाली हो गई सेल वॉल और अंदर वाली हो गई सेल मेम्ब्रेन, राइट। अब प्लांट सेल के अंदर ये जो एम्प्टी स्पेस होती है हमने पढ़ा था कि प्लांट सेल में जो एम्प्टी स्पेस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है ना, और हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एम्प्टी स्पेस थोड़ी सी थी लेकिन यहाँ पे एम्प्टी स्पेस बहुत ज़्यादा है और इस एम्प्टी स्पेस को हम क्या बोलते हैं, वैक्यूल, राइट। प्लांट सेल के सेंटर में यहाँ पे आ गया हमारा न्यूक्लियस और ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पे डॉट डॉट डॉट्स में एक तरह का जेली लाइक स्ट्रक्चर फिल्ड है जिसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म, राइट। सो दिस इज द फिगर ऑफ प्लांट सेल, दैट इज द ए, एंड बी वाला इज द फिगर ऑफ एनिमल सेल। सो क्या क्या सिमिलैरिटीज़ और क्या क्या डिफरेंसेस हैं प्लांट सेल में वो अब हम समझते हैं वन बाय वन। सबसे पहला सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल में भी प्रेजेंट थी, एनिमल सेल में भी प्रेजेंट थी, तो इसलिए हमने दोनों जगह क्या लिख दिया, प्रेजेंट प्रेजेंट, राइट। नाउ सेल वॉल की अगर हम बात करें तो सेल वॉल प्लांट सेल में तो प्रेजेंट है लेकिन एनिमल सेल में एब्सेंट है, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया प्रेजेंट और यहाँ पे लिख दिया एब्सेंट। अब न्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियस प्लांट सेल में भी प्रेजेंट है और एनिमल सेल में भी प्रेजेंट है, राइट। तो हम दोनों जगह लिख देंगे PP। नाउ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है, द मेम्ब्रेन दैट सराउंड्स द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्लांट सेल में भी है और एनिमल सेल में भी है, तो वी हैव रिटन प्रेजेंट इन बोथ द कॉलम्स। देन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म भी दोनों में प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी, राइट। देन हम बात कर रहे हैं प्लास्टिड्स की। प्लास्टिड्स अभी हमने पढ़ा, जो प्लास्टिड्स होता है प्लास्टिड्स में क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट आता है, राइट। तो ये जो प्लास्टिड्स होते हैं ये प्लांट सेल में होते हैं ना, क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट जैसा कुछ भी नहीं होता है। तो क्लोरोप्लास्ट एनिमल सेल में क्या हो गए, एब्सेंट, या प्लास्टिड्स जो हैं वो एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं और प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, और प्लास्टिड्स के कारण ही जो लीव्स होती हैं उनका ग्रीन कलर होता है। ओके, नाउ वैक्यूल्स। वैक्यूल्स मतलब जो एम्प्टी स्पेस होती है, तो एम्प्टी स्पेस दोनों में ही होती है, प्लांट सेल में ज़्यादा होती है और एनिमल सेल में कम होती है, राइट। सो in this way we can compare the plant cell and animal cell and what are the similarities between the two and what are the dissimilarities between the two. Now we will just have a overview of the chapter now. इस चैप्टर में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी उसका एक ओवरव्यू देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज all the organism are made up of smaller parts called
ऑर्गन्स, राइट। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स को मिलाकर बनते हैं, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, ऑर्गन्स, राइट। ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड एज organs. Organs are made up of still smaller parts. The smallest living part of the organ is cell. Organs जो होते हैं वो और छोटे छोटे पार्ट्स से मिलकर बने होते हैं, जिनको हम बोलते हैं टिश्यूज़। और जो टिश्यूज़ हैं वो अगेन और छोटे पार्ट से मिलकर बने होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल। तो जो सबसे छोटा लिविंग पार्ट होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, उसको हम क्या बोलते हैं, सेल, राइट। नाउ सेल्स were the first observed in Cork by Robert Hooke in 1665। कॉर्क एक तरह की ट्री का जो बार्क होता है उसको हम बोलते हैं कॉर्क, ठीक है। तो सेल की डिस्कवरी सबसे पहले किसने की थी, रॉबर्ट हुक, ही वॉज अ साइंटिस्ट। उन्होंने 1665 में सेल्स की डिस्कवरी की थी, राइट। नाउ सेल्स एग्जिबिट वेराइटी ऑफ शेप एंड साइज। जो सेल्स होते हैं वो अलग अलग शेप के होते हैं और अलग अलग साइज के होते हैं। देन न्यूक्लियर नंबर ऑफ सेल्स ऑल्सो वेरीज फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। जो नंबर ऑफ सेल्स होते हैं वो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करते हैं। मतलब कुछ ऑर्गेनिजम्स में केवल एक ही सेल रहेगा और कुछ ऑर्गेनिजम्स में बहुत सारे सेल होते हैं, राइट। तो जिनमें सिंगल सेल होता है उसको हम बोलते हैं यूनिसेल्यूलर, और जिनमें बहुत सारे सेल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं मल्टी सेल्यूलर। सो नंबर ऑफ सेल्स फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म वेरी करते हैं। Some cells are big enough to be seen with the unaided eyes, hence egg is an example। कुछ सेल बहुत बड़े होते हैं जिनको हम हमारी नेकेड आइज से या नॉर्मल आइज से देख सकते हैं। बाकी सेल्स को देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट होती है। क्यों? क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं, राइट। तो कुछ सेल्स बहुत बड़े होते हैं, और एक हैन का जो अंडा होता है वो उसका एग्जाम्पल है। और हमने पढ़ा था जो सबसे बड़ा सेल होता है जिसका डायमेंशन होता है 170 mm इंटू 130 mm, वो किसका होता है, एक ऑस्ट्रिच का एग होता है, राइट। ऑस्ट्रिच इज अ काइंड ऑफ अ बर्ड, ओके। नाउ some organisms are single celled while other contain large number of cells। कुछ ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल्ड होते हैं, मतलब उनमें एक ही सेल होता है, जबकि कुछ ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर होते हैं, मतलब बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं। The single cell of unicellular organism perform all the basic functions performed by a variety of cell in the multicellular organism। अब अगर कोई ऑर्गेनिज्म एक ही सेल से बना है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई टास्क परफॉर्म नहीं कर पाएगा या उसकी बॉडी में कुछ कम फंक्शंस होंगे। नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी हर वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं जो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है, और उनकी बॉडी में हर फंक्शन वो जो सिंगल सेल है वही परफॉर्म करता है, राइट। जो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे सेल मिलकर कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, सेम वो फंक्शन यूनिसेलुलर में वो सिंगल सेल परफॉर्म करता है, ओके। द सेल्स हैज 3 मेन पार्ट्स, द सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन जो सेल को कवर करती है, साइटोप्लाज्म एक जेली जैसा सब्सटेंस जो कि फिल्ड होता है किसी भी सेल के अंदर, एंड द थर्ड वन इज द न्यूक्लियस, दैट इज द सेंटर मोस्ट पार्ट ऑफ द सेल। नाउ न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस को हम साइटोप्लाज्म से सेपरेट किसकी हेल्प से कर सकते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की हेल्प से। मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक तरह की मेम्ब्रेन होती है जो कि न्यूक्लियस को कवर करती है और न्यूक्लियस को सेपरेट करती है वो बाकी सेल के पार्ट्स से। सेल विदाउट वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, दैट इज द लीकिंग ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल्स। ऐसे सेल्स जिसमें कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है या जो वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स। और जिसमें ये सेल मेम्ब्रेन होती है और जो वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स, राइट।
Plant cell differ from animal cells in having an additional layer around the cell membrane called the cell wall. और प्लांट सेल और एनिमल सेल में जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंस होता है वो क्या होता है कि प्लांट सेल के अराउंड एक और लेयर होती है जो उनको प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द नेचुरल इन्वायरमेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं सेल वॉल. और सेल वॉल प्लांट सेल में प्रेजेंट रहती है बट एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं रहती है, राइट. कलर्ड बॉडीज आर कॉल्ड प्लास्टीज आर फाउंड इन प्लांट सेल ओनली. जो हमको अलग अलग कलर्स दिखते हैं फ्लावर्स के या प्लांट्स में, वो किसके कारण दिखते हैं, प्लास्टिड्स के कारण. और ये जो प्लास्टिड है वो केवल प्लांट सेल में ही प्रेजेंट रहता है, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं रहता है, राइट. और ये जो ग्रीन प्लास्टिड होता है उसमें क्लोरोफिल भरा होता है जिसको हम क्या बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, राइट. तो जो प्लांट्स का ग्रीन कलर है उनको किसके कारण दिखता है, क्लोरोप्लास्ट के कारण. नाउ plant cell has a big central vacuole unlike a number of small vacuoles in the animal cell. और एक और डिफरेंस प्लांट सेल और एनिमल सेल में ये होता है कि प्लांट सेल का जो वैक्यूल होता है वो बड़ा होता है और सेंटर में होता है, जबकि एनिमल सेल में बहुत सारे छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है. तो प्लांट सेल का वैक्यूल्स बिगर बट लेस इन नंबर, और एनिमल सेल के वैक्यूल्स लार्ज इन नंबर बट स्मॉलर इन साइज. ओके, so these are some of the points to remember of this chapter, and hence our chapter is completed now. From our next class we will start the next chapter. Okay, that's all for today's class. Thank you.